आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। ये बातें गांधी जी दिल्ली के एक कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। दोस्तों, मेरा नाम आनंद कौशल है और मैं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और इस नव नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरा जो पहला वाक्यांश था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका, ये बातें आखिर गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे थे? आज मेरा जो पूरा सेशन होगा इसी के इर्द गिर्द होगा। आज वैसे तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे किसी विषय की औपचारिक शुरुआत कर रहा हूं। आज जो बताने वाला हूं वो इतिहास के कालखंड के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जाना जाता है। इतिहास को पढ़ने का एक अपना सलीका और तरीका है। हम किसी और वीडियो में उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि इतिहास में प्राचीन भारत, मध्य भारत, कला संस्कृति, आधुनिक भारत और उसके बाद अभी तक के समय पीरियड को पढ़ा जाता है। तो इस पूरे विषयों को पढ़ाने का क्या तरीका हो, मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूं YouTube के माध्यम से, कि उसे मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। वो पढ़ाने का सलीका कैसे हो, तरीका कैसे हो, कैसे हम उस पर अपनी रणनीतियां आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। इतिहास में गांधी युग है। इतिहास के पूरे उस कालखंड को गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी हमारी पूरी उस आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरा है और भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े नायक हैं। लेकिन गांधी कैसे बने? ये गांधी जी खुद भी कह के गए कि अगर वो दक्षिण अफ्रीका नहीं जाते तो शायद आज गांधी नहीं होते। और वो दिल्ली के उस कॉन्फ्रेंस में यही बात कह रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका उनके लिए ये प्रयोगशाला है। आज इसी मुद्दों पे, इसी पूरे डिस्कोर्स पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो गांधी अपने आप को दक्षिण अफ्रीका को गांधी की प्रयोगशाला क्यों कही जाती है, उसके बहुत सारे आयामों पे हम चर्चा करेंगे और ये कैसे सार्थक हुआ, गांधी की प्रयोगशाला कैसे कही जाती है। दोस्तों, इस पूरे दक्षिण अफ्रीका गांधी की प्रयोगशाला, इसे समझने के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। मैं जो समझता हूं कि इस पूरे आयाम को समझने का एक तरीका हो सकता है कि गांधी के दक्षिण अफ्रीका जाने का उद्देश्य क्या था, प्रयोजन क्या था। पहले हम ये समझ लेंगे या प्रयोजन क्या था वहां पे। दूसरा, कि उन्होंने वहां पे क्या देखा। दक्षिण अफ्रीका वो जाते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की स्थिति क्या थी, वहां पे दशा क्या थी, वहां की दशा, उसका हम लोग मूल्यांकन कर लेंगे। तीसरी बात है कि गांधी जी ने जब वो पूरी स्थिति को देखा, उस भयावह स्थिति, जो आगे मैं बात करूंगा, उस पूरी स्थिति को जब वो देखते हैं तो उसके बाद वो वहां पे कौन से कार्य करते, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए कार्य, और अंतिम इसका परिणाम क्या हुआ। मेरी समझ से इन चार आयामों के आधार पे हम दक्षिण अफ्रीका गांधी की प्रयोगशाला क्यों कही जाती है, इस पे हम चर्चा भी करेंगे, वो विमर्श भी करेंगे। गांधी जी के बारे में एक जो फैक्चुअल नॉलेज है कि गांधी जी हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म पोरबंदर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से ही हुई। उसके बाद अल्फ्रेड हाई स्कूल, उसके बाद श्यामल दास आर्ट कॉलेज भावनगर, द इनर टेम्पल इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। ये पूरा होते होते 24 साल का एक समय बीत जाता है। मैं अपनी यहां पे पहुंचने के लिए ये एक छोटी सी कहानी सुनाया। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 24 साल के गांधी जी राजकोट और मुंबई में अपनी वकालत स्टार्ट करते हैं।
लेकिन उस समय की जो मनोदशा थी देश की, जो परिस्थिति चल रही थी, उन्हें वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत उससे वो खुश नहीं थे। उसी टाइम दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, एक मुस्लिम थे, उनकी एक फर्म कंपनी थी अब्दुल्ला एंड, दक्षिण अफ्रीका में। उसकी पैरवी के लिए गांधी जी को उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ दक्षिण अफ्रीका चले और हमारे केस की पैरवी करें। तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जो फर्म हाउस है उसकी पैरवी के लिए जाते हैं। लेकिन इस 1893 में बहुत सारी घटनाएं भी देश में हुई थी। एक 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, मैं उसका जिक्र कर दूं, क्योंकि बहुत सारे जब आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम और राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देते हैं तो उसमें कभी कभी पूछा जाता है। 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, साउथ अफ्रीका जा रहे थे, विवेकानंद शिकागो जा रहे थे, विवेकानंद शिकागो जा रहे थे, और तीसरा एनी बेसेंट भारत आ रही थी। एनी बेसेंट भारत आ रही थी। ये घटनाएं कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक दिवसीय किसी परीक्षा दे रहे हो तो यहाँ पे ये जानकारी मांग ली जाती है कि 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका की ओर जा रहे थे, तो उस समय 2 लोग, एक विवेकानंद भी शिकागो जा रहे थे धर्म संसद के लिए, एनी बेसेंट भारत आ रही थी। ये घटनाएं हुई। अब हम तो ये जान गए कि आखिर दक्षिण अफ्रीका गांधी जी आखिर क्यों जाते हैं, वो उसका उद्देश्य क्या था। अब तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद वहां की दशाएं क्या थी, क्योंकि एक चीज तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटिश उपनिवेश था, भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश था। तो वहां पे क्या हो रहा था कि जब हम ब्रिटिश उपनिवेश की बात करते हैं तो वहां की शासन पद्धति भी ब्रिटेन से संचालित हो रही, भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो भी ब्रिटेन से संचालित हो रही थी। और इसके आधार पे गांधी जी को जो वहां दिखा, गांधी जी तो वैसे वहां पे अब्दुल्ला एंड फर्म कंपनी के लिए काम करने गए, लेकिन वहां पे उनको उनकी जो दशाएं दिखी, जो एक बहुत हिस्टोरिकल घटना है, पीटर मारिट्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन है, गांधी जी फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन्हें उतारा गया। ये दक्षिण अफ्रीका उसी समय की बात है कि वहां पे तो उन्होंने जाते जाते उनको पहला तो वाक्य यही दिख गया कि गांधी जी वहां जाते हैं और उन्हें ट्रेन से उतारा जाता है। दूसरा जो उन्होंने वहां पे वाक्य देखा कि वहां पे प्रजातीय जो भेदभाव है वो बहुत ज्यादा है, वहां पे नस्लीय भेदभाव जो है वो बहुत ज्यादा है वहां पे। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात थी कि आखिर जो प्रजातीय जो हिंसा होती थी वहां पे क्या वहां पे भारतीय समुदाय भी था, इसके बारे में भी वहां पे एक तो वहां के जो मूल निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के, उनपे भी अन्याय होता था, और दूसरा जो प्रवासी भारतीय थे, प्रवासी भारतीय में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रवासी भारतीय में कौन लोग वहां पे गए थे। तो पहला एक वर्ग था प्रवासी भारतीय में, एक वर्ग था पहला जो दक्षिण भारत से लोग जा रहे थे गन्ने की खेती करने के लिए, वो मजदूर थे जो दक्षिण भारत से जा रहे थे, दक्षिण भारत के मजदूर जो 1890 के पहले वहां गन्ने की खेती करने के लिए जाते थे। दूसरा जो वर्ग था वो वर्ग था इन मजदूरों के साथ जाने वाले मेमन मुसलमानों की, मेमन मुसलमान जो थे वो भी साथ। और तीसरा जो वर्ग था वहां पे जो मजदूर रह रहे थे, जो मजदूर वहां पे रह रहे थे और उनका इकरारनामा खत्म हो गया था, फिर भी वो वहीं पे रह रहे थे। तो ये 3 तरह के प्रवासी भारतीय जो दक्षिण भारत की तरफ से गए थे गन्ने की खेती करने के लिए, उनके साथ मेमन मुसलमान गए थे, और
तीसरा जो मजदूर वहां पे जिनका इकरारनामा खत्म हो गया था, फिर भी दक्षिण अफ्रीका में ही रह रहे थे। अब हो क्या रहा था, दक्षिण अफ्रीका की दशाएं क्या थी? वहां पे जो सबसे भयावह दशाएं थी वो थी कि वहां पे मत देने का अधिकार नहीं मिल रहा था। एक इंडियन फ्रेंचाइज एक्ट लाया गया था वहां पे, इंडियन फ्रेंचाइज एक्ट लाया गया था, जिसके मार्फत कहा जा रहा था कि अब आपको वो उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा था। दूसरा था वहां पे पॉल टैक्स लाया जा रहा था। पॉल टैक्स में ये सुविधा रखी गई थी कि हर भारतीय को मतलब आपको जो इकरारनामा, जो मैंने आपको बात किया, इकरारनामा क्या था कि जो लोग वहां पे रह रहे थे, जिनकी अवधि समयावधि उनके इकरारनामे के बाद खत्म हो गई थी, जो मजदूरी के लिए गए थे, और उनके बाद कहा जा रहा था कि आप 3 पाउंड हमेशा एक जुर्माना देंगे तभी आप यहाँ पे रह सकते हैं। उन पे जुर्माना लगाया गया। दूसरा था कि वहां पे रहने वाले जो भारतीय थे उन्हें सार्वजनिक फुटपाथ पे चलने का अधिकार नहीं था। उनका जो रहवास था, जो रहने का क्षेत्र होता था, वो बहुत ही दूर दिया जाता था शहर से, और उसकी जो मानवीय दशाएं थी वो बहुत ही खराब होती थी। तीसरा जो था कि रात्रि 9 बजे के बाद आप वहां पे आ जा नहीं सकते, मतलब आप जाने के लिए प्रतिबंधित थे। इन सब घटनाओं से वहां पे दक्षिण अफ्रीका का जो माहौल चल रहा था, वहां पे जो प्रवासी भारतीय और जो दक्षिण भारतीय के मूल निवासी थे, उनके साथ ऐसी दशाएं थी। और जो सबसे बड़ी बात थी कि गांधी जी को भी कूली कहा गया था। वहां पे क्या था कि कोई भी प्रवासी भारतीय हो तो आप चाहे कोई भी काम क्यों ना कर ले, आपको कुली ही कहा जाता था। गांधी जी को खुद कुली बैरिस्टर कहा गया था। ये सब घटनाएं हो ही रही थी और ये दशाएं वहां पे चल रही थी। तीसरी मैंने जो बताया कि एक तो पॉल टैक्स लगा दिया गया था। पॉल टैक्स में ये था कि आप इकरारनामा खत्म हो गया तो आप ये 3 पाउंड का जुर्माना देंगे, फिर आप रह सकते हैं। दूसरा था कि एक पंजीकरण, ये प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य था कि हर प्रवासी भारतीयों को अपने अंगूठे के निशान का एक आई कार्ड जैसा बना के चलना होता था, तभी आप शहर में आ जा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि उस दक्षिण अफ्रीका में भारतीय की दशाएं कैसी थी, और वहां पे जो सबसे भयावह दशाएं थी वो ट्रांसवाल का क्षेत्र था, जहां पे जो मैंने पाबंदियां बताई कि रात 9 बजे के बाद आप जा नहीं सकते। फिर क्या किया गया कि जो भारतीय हैं, आप प्रवासी भारतीयों का आना जाना वर्जित कर दिया गया एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, तो आप ट्रांसवाल जा नहीं सकते, उस पर रोक लगा दिया गया। यही सब चल रही थी और इसी बीच एक और घटना हो गई कि वहां कहा गया कि अगर आपकी शादी ईसाई पद्धति से नहीं होती है तो आपकी शादी अवैध मानी जाएगी, और इसमें चाहे वो हिंदू रीति रिवाज हो, पारसी रीति रिवाज हो, वह मुस्लिमों का जो रीति रिवाज हो, उन सबको ये भावनाएं आहत हुई। और ये भी कहा गया कि अगर वो आपकी शादी ईसाई पद्धति और पंजीकरण के माध्यम से नहीं हुआ है या पंजीकरण नहीं हुआ है, तो आपके जो बच्चे हुए, जो संतान है, उसे अवैध घोषित कर दिया गया और आपकी शादी अवैध मानी गई। तो ऐसी दशाओं में गांधी की मनोवृत्ति का वहां पे निर्माण हो रहा था। ये देख रहे थे जो सत्य, अहिंसा, जो हम बात करते हैं कि जब गांधी भारत आते हैं तो उसमें यहाँ पे जितने भी वो कार्य करते हैं, अवज्ञा आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, इन सब दशाओं को, इन सब क्रियाकलापों को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। क्योंकि हम जिस ब्रिटिश उपनिवेशवाद में भारत में जो स्थिति थी, वही स्थिति सेम टू सेम दक्षिण अफ्रीका में भी चल रही थी। वहां पे भी प्रजातीय भेदभाव था, नस्लीय भेदभाव था, वहां पे भी वो जो उनके जुल्म करने का तरीका था, उनके शासन का जो सिद्धांत था, वही चल रहा था। गांधी जी इसी में देख रहे थे। तो हमारे ये दक्षिण अफ्रीका, गांधी की प्रयोगशाला के 2 आयाम को मैंने छुआ। एक तो कि गांधी के जाने का उद्देश्य क्या था, दूसरा वहां की दशाएं क्या थी, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गांधी के कार्यक्रम क्या थे, आखिर गांधी ने वहां पे किया क्या।
सबसे पहले 1894 में गांधी नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल कांग्रेस एक संस्था है, कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये इसका काम था कि भारतीयों को इकट्ठा करना, अपने मुद्दों के लिए आप मुखर हो। जब हम सत्याग्रह चला रहे हैं तो आप मुखर होके अपना आवाज बुलंद करें, अपनी बातों को लोगों के सामने रखें और फिर आप मुखरता के साथ आप अपनी मांगों को रखते हैं और गांधी के साथ चलते हैं। दूसरा था कि 1903 में गांधी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी निकाल रहे हैं। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी निकाल रहे हैं गांधी। और ये जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका है, ये गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में तमिल भाषाओं में लिखी जा रही थी। गांधी जी के दो कार्यक्रम, नटाल में जब गांधी जी वहां जाते हैं तो वहां की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसको देख के लोगों को, गांधी जी वैसे उनके जो केस की अवधि थी वो तो समाप्त होने वाली थी, वो तो एक ही साल में अपनी जो अब्दुल्ला एंड सन्स फर्म कंपनी की जो पैरवी कर रहे थे वो खत्म होने वाली। लेकिन लोगों के आग्रह पे गांधी जी वहां रहे और फिर वहां की जो मनोदशाओं को उन्होंने देखा, आबो हवाओं को देखा, उसके आधार पे गांधी वहीं पे जुटे रहे और वो भारतीयों के लिए आवाज बुलंद करने लगे। तो पहला तो था कि 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। फिर 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो 4 भाषाओं में, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में निकलती है। उसके बाद गांधी जी 1904 में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर रहे थे। फिनिक्स आश्रम, ये आश्रम, वहां पे आश्रम कहने का सेंस है कि जो लोग सत्याग्रह में लग रहे थे उनके रहने का, उनके पुनर्वास का, उनके खाने पीने का वो प्रबंध किया जाता था। और उसी तरह ट्रांसवाल का जो क्षेत्र था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रभावित था और वहां पे स्थिति ज्यादा खराब थी। 1910 में जब ये पूरी घटनाएं चल रही थी, वो पॉल टैक्स आ रहा था, आपके साथ वो आई कार्ड लगा के चलना, अंगूठे का निशान, इन सब का विरोध चल रहा था। और इसके लिए वो आई कार्ड का जो था उसके लिए एक होली जलाई गई थी, गांधी जी भी उसमें थे। और मेरे ख्याल से 1908 में गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था, 2 बार जेल जाना पड़ा था, करीब 1-2 मंथ के लिए, एक बार 1 मंथ के लिए, फिर 2 मंथ के लिए। तो उस बीच में ये कार्यक्रम हो रहा था। तो उसी जब गांधी जी ने देखा कि हमारी स्थिति, हमारे सत्याग्रहियों की जो स्थिति है, उनको उनके पुनर्वास की अवस्था है, तो फिर एक टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना वो करते हैं। टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना करते हैं वो। और ये टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना, इसमें कहने का मतलब है, इसमें भारत से भी पैसा जा रहा था वहां के लोगों के पुनर्वास के लिए। और फिर उसके बाद ये पूरी घटनाएं चल रही थी और आखिर इन घटनाओं के बाद की जो गांधी जी ने ये कार्यक्रम किए, 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, आपको 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना की, 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका संचालित किया और 1893 में 1893 में वो नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इसके ये उनके वहां पे दक्षिण अफ्रीका में कार्यक्रम थे। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका गांधी की प्रयोगशाला है, अगर वो स्थिति जो थी कि यहाँ भारत की स्थिति क्या है, और दक्षिण अफ्रीका की क्या स्थिति है, उनमें जब हम मेल मिलाप करते हैं तो आखिर इस चीजों को तथ्यों के माध्यम से हमें प्रस्तुत करना पड़ता है और कहना भी पड़ता है कि आखिर जब हम इस बातों को लिखेंगे तो वो पुख्ता उसमें वजन आएगा कि गांधी जब वहां गए तो इन्होंने ये कार्यक्रम किया। और फिर गांधी जब वहां से भारत आते हैं, भारत जब उनकी वापसी होती है, तो इन्हीं इच्छाओं पे ये जो प्रयोग उनका वहां पे हुआ और ये प्रयोग फिर आके यहाँ पे करते हैं, वो सफल होता है। और यहाँ पे जब ये किए, इसका परिणाम क्या हुआ? क्या गांधी बीच रास्ते में 15 के बाद छोड़ के चले आए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। गांधी जी
गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर उन लोगों ने शिकायत की, उन लोगों ने पत्र लिखा, जो ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री होते थे उनके पास गए थे। फिर लॉर्ड हार्डिंग के पास गए थे वो लोग। लॉर्ड हार्डिंग से उनकी बातचीत हुई थी, लंबी बातचीत हुई। उसके बाद एक भारतीय राहत अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को कुछ रियायतें दी गई। उनकी जो शादी की अवैध मांगे थी, जिसे अवैध करार दिया गया था, उसे वैध करार दिया गया। और ये तो नहीं किया गया जो आने जाने का जो उनका प्रवासी भारतीयों का था, लेकिन जो भारतीय जो मूल वहां पे पैदा हुए थे उनको केप टाउन में रहने की परमिशन दी गई। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि गांधी की दक्षिण अफ्रीका गांधी की प्रयोगशाला थी। इस पूरे एक छोटे से सेशन में मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि गांधी की शुरुआत जो भारत में होती है वो एक बहुत अहम और एक स्वर्णकाल माना जाता है। लेकिन इस स्वर्णकाल के पीछे गांधी की इस पूरी मनोदशा का विकास कैसे हो रहा है उसे मैंने समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम गणित जब पढ़ते हैं, गणित और इतिहास में कुछ अंतर होता है। गणित हम अगर आज पढ़ा दें, उसमें गलती अगर हो जाए तो उसमें सुधार संभव है, वो बहुत क्षणिक सुधार होता है, वो हो सकता है। लेकिन इतिहास को पढ़ाने का तरीका, इतिहास में तथ्यों, इतिहास की अवधारणाओं को अगर हम आज गलत पढ़ाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां और वो इतिहास सुधारना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही बहुत सारे विषयों पे मैं आगे अपने वीडियोस लाता रहूंगा और इतिहास, राजनीति, शास्त्र, विदेश नीति, प्रतिरक्षा जैसे विषयों की थोड़ी बहुत जो समझ हमारे में है उस समझ के अनुसार मैं अपने वीडियोस समय समय पे लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।